नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय समाज की आस्था, विश्वास और संस्कार के प्रतीक हैं। श्री राम के आदर्श और विचार न केवल सदियों से भारतीय संस्कृति को पोषित करते रहे हैं, बल्कि हमेशा सद्भाव और उन्नति की राह भी दिखाते रहे हैं। ये राम की महिमा और विचारों की सार्थकता ही है जो भारत की सीमाओं को लांघकर पूरी दुनिया में इनका वजूद फैल चुका है और पूरी दुनिया में राम की पूजा होने लगी। दुनिया भर में राम को मानने और पूजने वाले करोड़ों लोग हैं। ये कहा भी जाता है कि राम सबके हैं और सब राम के। राम न केवल भारत में पूजे जाते हैं, बल्कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, मॉरिशस, मलेशिया, कंबोडिया समेत दुनिया के अनेक देशों में राम और राम कथा का विशेष महत्व है। राम की महिमा और महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडोनेशिया जैसा एक मुस्लिम देश रामायण की थीम पर डाक टिकट जारी करता है। लंबे समय से राम की जन्मभूमि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की मांग की जा रही थी। इसे लेकर कई टाइटल सूट भी कोर्ट में दाखिल हुए। आखिरकार पिछले साल 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़ा ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जो अपने आप में देश के सौहार्द को और मजबूती देने वाला फैसला था। इसी दिशा में अब राम मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन की घोषणा कर दी गई है। इस ट्रस्ट के माध्यम से अब जल्द ही राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी जमीन आवंटित कर दी गई है। तो आज के विशेष में हम बात करने जा रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की। जानेंगे इसके गठन और कार्यों को। इसके साथ ही बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की भी। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। तो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक केंद्र सरकार ने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट के गठन की घोषणा कर दी है। इस ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 फरवरी को लोकसभा में ट्रस्ट को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने की जानकारी दी थी। केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ट्रस्ट बनाने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद 5 फरवरी को लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र होगा। मेरी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार श्री राम जन्मस्थली पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए और इससे संबंधित अन्य विषयों के लिए एक बृहद योजना तैयार की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का नाम होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने अयोध्या कानून के तहत अधिग्रहित 67.70 एकड़ भूमि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित करने का फैसला किया है। इसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी शामिल है। ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोध्या कानून के तहत अधिगृहित संपूर्ण भूमि
जो लगभग 67.703 एकड़ है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मिलित है, उसे नवगठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को हस्तांतरित किया जाए। इस बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ भूमि देने की मंजूरी दे दी है। अयोध्या जिले की सोहावल तहसील में धन्नीपुर गांव में ये भूमि बोर्ड को दिए जाने का फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में अपने ऐतिहासिक फैसले में सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि आवंटित करने का आदेश दिया था। प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे मंजूरी दे दी है। माननीय सर्वोच्च अदालत के आदेश अनुसार गहन विचार विमर्श और संवाद के बाद अयोध्या में 5 एकड़ जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड को आवंटित करने का अनुरोध उत्तर प्रदेश सरकार से किया गया। इस पर राज्य सरकार ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी दलों से समर्थन की अपील भी की। मेरी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है। आइए इस ऐतिहासिक क्षण में हम सभी सदस्य मिलकर अयोध्या में श्री राम धाम के जीर्णोद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए एक स्वर में अपना समर्थन दें। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्यों के नामों की घोषणा भी कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसद में घोषणा के बाद उन्हें बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि भारत सरकार ने अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण की दिशा में अपनी कटिबद्धता दिखाते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नाम से ट्रस्ट बनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में 15 ट्रस्टी होंगे, जिसमें से एक ट्रस्टी हमेशा दलित समाज से रहेगा। इस बीच अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पहला दान मिल गया। केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को ट्रस्ट को 1 रुपए का दान नकद में दिया ताकि ट्रस्ट अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य आरंभ कर सके। केंद्र सरकार की ओर से ये दान ट्रस्ट को गृह मंत्रालय में अवर सचिव डी मुर्मू ने दिया। ट्रस्ट अचल संपत्ति समेत बिना किसी शर्त के किसी भी व्यक्ति से किसी भी रूप में दान, अनुदान, अंशदान और योगदान ले सकता है। 9 नवंबर 2019 को ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए केंद्र सरकार को 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने को कहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का गठन हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से गठित इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट में एक ट्रस्टी अनिवार्य रूप से दलित होगा। ट्रस्ट के डीड में ही इसके 9 सदस्यों के नाम दिए गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट में रामलला के मुख्य पैरोकार रहे वरिष्ठ वकील के पारासरण को ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है। आइए जानते हैं ट्रस्ट के अन्य सदस्यों और इसके कामकाज के बारे में। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के गठन के साथ ही अयोध्या में बनने वाला भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप और 1993 में संसद से पारित अयोध्या भूमि अधिग्रहण कानून के प्रावधान के तहत किया गया है।
ट्रस्ट के सभी सदस्यों का हिंदू होना अनिवार्य बनाया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों में अयोध्या विवाद में हिंदू पक्ष के मुख्य वकील रहे के पारासरन को अध्यक्ष बनाया गया है। वो राम सेतु समुद्रम परियोजना पर भी मुकदमा लड़ चुके हैं। उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। ट्रस्ट के दूसरे सदस्य हैं अयोध्या के होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर अनिल मिश्रा। फिलहाल डॉक्टर अनिल मिश्रा संघ के अवध प्रांत के प्रांत कार्यवाह हैं। वो उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड के रजिस्ट्रार पद पर भी कार्यरत हैं। इसके साथ ही अयोध्या राज परिवार के वंशज विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। वहीं दलित सदस्य के तौर पर दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कामेश्वर चौपाल को भी ट्रस्ट में सदस्य बनाया गया है। 1989 के राम मंदिर आंदोलन के समय हुए शिलान्यास में कामेश्वर चौपाल ने ही राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी। निर्मोही अखाड़े के प्रतिनिधि के रूप में महंत दिनेंद्र दास को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही बद्रीनाथ स्थित ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज और कर्नाटक के उडुपी स्थित पेजावर मठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार के अखंड आश्रम के प्रमुख युग पुरुष परमानंद जी महाराज और पुणे के स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। न्याय जो ट्रस्ट में ट्रस्टीज हैं उसके चेयरमैन हैं आपके पराशरन जी, के पराशरन जी उसके चेयरमैन हैं। ऐसी स्थिति में उनको जो कहा गया है वो लाइफ हैं, पूरे जीवन तक, जब तक वो जीवित हैं वो रहेंगे। बाकी ट्रस्टीज़ हैं उनको आप हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, लेकिन ट्रस्टीज़ में पेजावर मठ के हैं, इलाहाबाद के उससे हैं शंकराचार्य, अयोध्या के महाराजा हैं, अयोध्या के एक बहुत बड़े होम्योपैथ डॉक्टर हैं। इस तरह से जितने लोग चुने गए हैं उनकी योग्यता, उनकी ईमानदारी में कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। दलित समुदाय से ट्रस्टी रखने की बात कही गई है और उन ट्रस्टी का नाम ऑलरेडी अखबार में छप चुका है, जो बिहार के थे जिन्होंने राम जन्मभूमि का नींव रखी थी 1989 में, वो हैं ऑलरेडी आ गए हैं। ये अपनी आप के बहुत बड़ी मर्यादा की बात है। इनके अलावा ट्रस्ट में अन्य 6 सदस्य भी होंगे, जिनमें 2 सदस्य बोर्ड ऑफ ट्रस्टी द्वारा नामित होंगे और दोनों हिंदू धर्म से होंगे। अन्य सदस्यों में केंद्र सरकार द्वारा नामित एक हिंदू धर्म का प्रतिनिधि जो केंद्र के तहत IAS अधिकारी होगा। ये संयुक्त सचिव के पद से नीचे का व्यक्ति नहीं होगा। ये पदेन सदस्य होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा नामित एक हिंदू धर्म का प्रतिनिधि जो यूपी सरकार के अंतर्गत IAS अधिकारी होगा। वो राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे नहीं होगा। ये भी पदेन सदस्य होगा। इसके अलावा अयोध्या के जिलाधिकारी पदेन ट्रस्टी होंगे। वो हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे। अगर किसी कारण से मौजूदा कलेक्टर हिंदू धर्म के नहीं हैं, तो अयोध्या के एडिशनल कलेक्टर जो हिंदू धर्म के होंगे वो पदेन सदस्य होंगे। ट्रस्ट का 15वां सदस्य भी पदेन होगा, जो ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर कॉम्प्लेक्स के विकास और प्रशासनिक देखरेख के लिए बनने वाली कमेटी का अध्यक्ष होगा। इसका चयन भी ट्रस्ट के सदस्य ही करेंगे। ट्रस्ट का पहले मेंबर्स गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे। कुछ लोग हैं एक्स ऑफिशियो, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कोई भी जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का आदमी रहेगा, स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी रहेगा, वो सेक्रेटरी लेवल का रहेगा, और फैज़ाबाद के अयोध्या के जो डीएम होंगे वो उसके मेंबर रहेंगे। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, ये तीनों जो नॉमिनेटेड मेंबर हैं उनके लिए एक शर्त लगी हुई है, वो प्रैक्टिसिंग हिंदू होंगे। ऐसा नहीं कि वो ईसाई हो, मुस्लिम हो, कोई या तमाम हिंदू हैं। जो प्रैक्टिसिंग हिंदू नहीं, वो कहते हैं हम एथीस्ट हैं, हम भगवान में विश्वास नहीं करते, हम इसमें नहीं करते, वो भी नहीं हो सकते। लिहाजा ये प्रैक्टिसिंग हिंदू होने चाहिए, तब वो नॉमिनेटेड होंगे। लेकिन इनको ये ध्यान रखिएगा, इनको वोटिंग राइट नहीं है।
भविष्य में ये ट्रस्ट ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण और उसकी रोजमर्रा की व्यवस्था को लेकर देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के आने जाने, ठहरने और खाने पीने के इंतजाम की जिम्मेदारी संभालेगी। नए ट्रस्ट को भव्य राम मंदिर के निर्माण के नक्शे के चयन की छूट होगी। वो चाहे तो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट के नक्शे और निर्माण सामग्री का उपयोग कर सकता है या फिर नए सिरे से नक्शे भी बनवा सकता है। ट्रस्ट एक सामूहिक दल है, सामूहिक रूप से सब लोग काम करेंगे। एक बार जब ट्रस्ट मिलेंगे, ट्रस्टी सब मिलेंगे, तो वो तय करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और किसको क्या जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। लेकिन अभी तो मिले भी नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने एक ट्रस्ट बनाया है, लेकिन गवर्नमेंट किसी के कामकाज को निर्धारित करने नहीं जा रही है। ये गवर्नमेंट के अधिकार क्षेत्र से पूरी तौर पर बाहर है। एक तरह से ये ट्रस्ट पूरी तौर से गवर्नमेंट से या किसी भी चीज़ से मुक्त है। ट्रस्ट के डीड में ही साफ कर दिया गया है कि इसके गठन के बाद सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं होगी, यानी ये सरकारी दखल से पूरी तरह मुक्त होगा। फिलहाल ट्रस्ट का पंजीकृत पता R20 ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 नई दिल्ली 110048 है, जिसे बाद में दूसरी जगह स्थानांतरित भी किया जा सकता है। ट्रस्ट को राम मंदिर निर्माण और उसके रख रखाव के लिए धन जुटाने और उसके प्रबंधन की पूरी छूट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 9 नवंबर 2019 की तारीख इतिहास के पन्नों में तब दर्ज हो गई जब अयोध्या जमीन विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए जमीन का हक राम जन्मभूमि न्यास को दे दिया। 450 साल से भी ज्यादा पुराने अयोध्या विवाद का समाधान पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली संविधान पीठ ने किया। आइए जानते हैं अयोध्या विवाद का इतिहास। अयोध्या विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस S.A. बोबड़े, जस्टिस D.Y. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस S. अब्दुल नजीर शामिल थे। 5 जजों की संविधान पीठ ने 40 दिनों की लगातार सुनवाई के बाद 16 अक्टूबर 2019 को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने इसके बाद रामलला विराजमान को अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को मंदिर बनाने के लिए 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बनाने के निर्देश दिए और कहा कि 2.77 एकड़ जमीन केंद्र सरकार के रिसीवर के पास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि बाबरी मस्जिद खाली जमीन पर नहीं बनी थी। ASI के मुताबिक मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मस्जिद बनाई गई थी। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़े के दावे को भी खारिज कर दिया। संविधान पीठ ने साफ किया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड विवादित जमीन पर अपना मालिकाना हक साबित नहीं कर सका। ऐसे में कोर्ट ने फैसला रामलला विराजमान के पक्ष में सुनाया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद के लिए कहीं और 5 एकड़ जमीन देने के निर्देश दिए। इस मामले को सुलझाने के लिए तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मध्यस्थता की पहल भी की थी। फैसले में एक ये चैलेंज किया गया कि राम कभी पैदा नहीं हुए थे, यानी और राम का अवतार एक उनका स्वरूप, मानव स्वरूप नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, राम का अवतार मानव रूप में है, ये मान्यता है और इसको कानूनी मान्यता दी गई। नंबर 2, जो जन्मभूमि स्थान था वो किसी, चाहे निर्मोही अखाड़ा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे जो हो, किसी को नहीं दी गई। एक पार्टी थी रामलला विराजमान। रामलला विराजमान, हमारे यहाँ ये परंपरा है कि ईश्वर को एक व्यक्ति माना गया है, इसीलिए ईश्वर के नाम पर संपत्तियाँ होती हैं, अकाउंट होता है ये। तो कोर्ट ने ये भी माना कि राम को अधिकार है जमीन हक रखने का, मालिकाना हक का, अकाउंट बनाने का। राम तो ये मान लिया गया। तीसरा ये कि ज़मीन राम के नाम कर दी गई। और चौथा
कि ये सारे कामकाज मंदिर बनाने का ट्रस्ट करेगा, जिसका निर्माण 3 महीने के अंदर अंदर होना है। अयोध्या मामले को लेकर 4 टाइटल सूट दर्ज किए जा चुके थे। पहली बार जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में एक अपील दायर कर रामलला की पूजा अर्चना की विशेष इजाजत मांगी। इसी तरह का एक और मुकदमा दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास की ओर से दायर किया गया। बाद में परमहंस दास ने मुकदमा वापस ले लिया। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने टाइटल सूट के लिए तीसरा मुकदमा दायर किया। इसके बाद दिसंबर 1961 में उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए चौथा टाइटल सूट मुकदमा दायर किया था। 1885 में भी एक मुकदमा हुआ जिसके तहत ये पाया गया था कि यहाँ राम लला की जगह है और यहाँ पे पूजा होती है। बाद में ब्रिटिशर्स ने इस पे ताले वगैरह लगवा दिए, लेकिन ताला खुला और वो भी अयोध्या के एक जज थे, उनके कहने पे खुला। और बाद में ये सारे मुकदमे जितने नीचे के कोर्ट में चल रहे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना कि रामलला का ये जन्म स्थान है, ये ज़मीन है, उनकी है, और इसके नीचे एक राम मंदिर था जिसको तोड़ा गया। और लेकिन उन्होंने जो किया, ये जो टाइटल डिस्प्यूट था कि आपका मालिकाना हक है नहीं, उससे वो बाहर चले गए और उन्होंने 3 पक्षों में इसको बांट दिया, जो कि वो नहीं कर सकते थे। यही मामला फिर सुप्रीम कोर्ट गया, सारी पार्टियां गईं और उन्होंने इसका चैलेंज किया और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उनका फैसला उन्होंने जो तीनों में बांटा था उसको हटाया और एक पक्ष रामलला को उस ज़मीन का मालिकाना हक दिया और भव्य मंदिर बनाने का निर्णय दिया और बताया कि 3 महीने के अंदर ट्रस्ट बना के मंदिर निर्माण कार्य शुरू करिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी अयोध्या विवाद लंबा चला था। 4 अप्रैल 2002 में अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 3 जजों की पीठ ने सुनवाई शुरू की थी। 2003 के मार्च से अगस्त में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई की। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दावा था कि मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने के प्रमाण मिले हैं। मुस्लिमों में इसे लेकर अलग अलग मत थे। 28 सितंबर 2010 को सर्वोच्च न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को विवादित मामले में फैसला देने से रोकने वाली याचिका खारिज कर दी। 30 सितंबर 2010 को जस्टिस सुधीर अग्रवाल, जस्टिस SU खान और जस्टिस DV शर्मा की बेंच ने अयोध्या विवाद पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने 2.77 एकड़ विवादित भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया। राम मूर्ति वाला पहला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई वाला दूसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को और बाकी बचा हुआ तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया गया। बेंच ने इस फैसले के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ही आधार माना था। इसके अलावा भगवान राम के जन्म होने की मान्यता को भी फैसले में शामिल किया गया था। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। इस मामले में कई और याचिकाएं दायर हुई, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस फैसले में वो सारा इतिहास भी देखा गया। इतिहास में अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी देखेंगे, उन्होंने बहुत ही विस्तृत तौर पर इस इतिहास की चर्चा करी, सबूतों की चर्चा करी और उस इतिहास में ये पाया गया कि 1528 में ये मंदिर राम मंदिर गिराया गया था और मीर बकी जो जनरल था बाबर का, उसने गिराया था। उसके बाद इस पे हमेशा देखिए लड़ाइयाँ होती रहीं, कभी हिंदू समाज के कब्जे में आया, फिर निकला, फिर बाहर हुआ, फिर वापस कब्जे में लिया और इस पर ज़बरदस्ती एक विवादित ढांचा बना दिया गया जिसको आप बाबरी मस्जिद कहते हैं। अयोध्या में राम निर्माण के लिए जून 1989 में बीजेपी ने विश्व हिंदू परिषद को औपचारिक समर्थन देना शुरू कर मंदिर आंदोलन को नया मोड़ दिया। वहीं 9 नवंबर 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक शिलान्यास की इजाजत दे दी। अक्टूबर 1991 में उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 1992 में बाबरी मस्जिद गिरने के 10 दिन बाद ही 16 दिसंबर 1992 को लिब्राहन आयोग का गठन किया गया।
लिब्राहन आयोग को 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया था, लेकिन आयोग को रिपोर्ट देने में 17 साल लग गए थे। इसी बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यालय में एक अयोध्या विभाग शुरू किया, जिसका काम विवाद को सुलझाने के लिए हिंदुओं और मुसलमानों से बातचीत करना था। कई सालों से चले आ रहे अयोध्या विवाद का समाधान सुप्रीम कोर्ट ने किया, जिसका देश में स्वागत किया गया। शांतिपूर्ण माहौल में अब सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर राम मंदिर निर्माण के काम को आगे बढ़ा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।